हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मगध राज्य का उत्कर्ष से संबंधित, उसके बाद मौर्य साम्राज्य से संबंधित प्रश्न आएंगे। तो मगध के सबसे प्राचीन वंशों के संस्थापक थे बृहदर्थ। इसकी राजधानी ग्रीवर्ज या राजगृह थी। प्रश्न आ सकता है कि मगध का सबसे प्राचीन वंश कौन था? तो बृहदर्थ था। इसकी दो राजधानियां थी, या एक राजधानी के दो नाम थे। एक ग्रीवर्ज था, दूसरा राजगृह। जरासंध बृहदर्थ वंश का पुत्र था। ठीक है। ये बृहदर्थ का पुत्र कौन था? जरासंध। एक बृहदर्थ वंश भी आता है, लेकिन ये जरासंध किसका पुत्र था? बृहदर्थ का पुत्र था। हर्यक वंश का संस्थापक। देखो, दो प्लस सबसे प्राचीन वंश यदि हम कहेंगे तो बृहदर्थ कहेंगे। और बृहदर्थ के बाद जो वंश मगध में आया वो हर्यक वंश आया। हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार को माना जाता है। एक बिंदुसार आता है जो मौर्य वंश का चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र होता है। एक आता है हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? तो बिंदुसार था। न बिंबिसार से, सॉरी। मगध की गद्दी पर 544 ईसा पूर्व बैठा। किसके अनुसार? बौद्ध ग्रंथों के अनुसार। बौद्ध ग्रंथों के बिंबिसार कब गद्दी पर बैठा? 544 ईसा पूर्व। वह बौद्ध धर्म का न्यायी था। यह प्रथम भारतीय राजा था जिसने प्रशासनिक व्यवस्था पर बल दिया। प्रश्न बन सकता है कि मगध या भारत का प्रथम राजा कौन था जिसने प्रशासनिक व्यवस्था पर बल दिया? तो उसका नाम था बिंबिसार। किस वंश का था? तो हर्यक वंश का था। हर्यक वंश से पहले कौन सा वंश था? तो बृहदर्थ वंश था। बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को हराकर अंग राज्य को मगध में मिलाया। वेरी इंपॉर्टेंट है कि अंग राज्य को जीत कर किसने मगध का हिस्सा बनाया? तो ब्रह्मदत्त को हराकर बिंबिसार ने अंग को अपने राज्य में मिलाया, मगध में मिलाया। बिंबिसार ने राजगृह का निर्माण कर उसे अपनी राजधानी बनाया। राजगृह का निर्माण किसने करवाया? तो बिंबिसार ने। बिंबिसार ने मगध में करीब 52 वर्षों तक शासन किया। महात्मा बुद्ध की सेवा में बिंबिसार ने राजवैद्य जीवक को भेजा। वेरी इंपॉर्टेंट। महात्मा बुद्ध की सेवा में किसने राजवैद्य जीवक को भेजा? तो बिंबिसार ने भेजा। अवंती के राजा प्रद्योत जब पांडु रोग से ग्रसित हो गया, जिसको पीलिया कहा गया, पांडु रोग का मतलब होता है पीलिया, से ग्रसित था, तो उस समय भी बिंबिसार ने जीवक को उसकी सेवा हेतु सुषुप के लिए भेजा था। ठीक है। तो बिंबिसार ने दो, एक तो महात्मा बुद्ध की सेवा में जीवक को भेजा और दूसरा अवंती राजा प्रद्योत के सेवा में भेजा था। ठीक है। तीसरा, बिंबिसार ने वैवाहिक संबंध स्थापित कर अपने साम्राज्य का विस्तार किया। इसने कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन महाकोशला सॉरी से और वैशाली के चेटक की पुत्री चेलना से तथा मध्य देश की आधुनिक पंजाब में है मध्य देश की राजकुमारी शेमा से विवाह किया। तो तीन विवाह हो गए बिंबिसार के। वैवाहिक संबंध की ये कूटनीतिक संबंध माने जाते थे उस समय बिंबिसार के। तो उसने 3 विवाह किए। एक तो कौशल नरेश की बहन प्रसेनजीत की बहन महाकोशला से किया, चेटक की पुत्री चेलना से किया, और मध्य देश जो आधुनिक पंजाब है उसकी राजकुमारी शेमा से शादी की। बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी। वह 493 ईस्वी में मगध की गद्दी पर बैठा। अजातशत्रु का उपनाम वेरी इंपॉर्टेंट है। अजातशत्रु के बचपन का नाम क्या था? कुणिक। बहुत बार है कि कुणिक किस राजा का नाम था? तो अजातशत्रु का नाम था। वह प्रारंभ में जैन धर्म का अनुयायी था। अजातशत्रु ने 32 वर्ष शासन कर मगध का शासन किया। 32 वर्षों तक मगध पर शासन किया। अजातशत्रु के सुयोग्य मंत्री का नाम क्या था? वशकार या वर्षकार था। इसी की सहायता अजातशत्रु ने वैशाली पर विजय प्राप्त की। प्रश्न आ सकता है कि किस मगध राजा ने वैशाली पर विजय प्राप्त की? तो अजातशत्रु। किसकी सहायता से? अपने मंत्री वशकार की सहायता से। 461 ईसा पूर्व में अपने पिता की हत्या कर उदयन मगध की गद्दी पर बैठा। देखो, बिंबिसार की हत्या की उसके पुत्र अजातशत्रु, जिसके बचपन अंक कुणिक था। अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदयन ने की 461 ईसा पूर्व। उदयन ने पाटलिपुत्र, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना सभी लोग। पाटलिपुत्र जो वर्तमान बिहार की राजधानी है, पटना जिसको कहते हैं, उसकी स्थापना किसने की? तो अजातशत्रु के पुत्र उदयन ने की। ये वह जैन धर्म का न्याय था। ठीक है। और ये अजातशत्रु के शासनकाल में ही बौद्ध संगीत हुई। ठीक है। जो प्रथम बौद्ध संगीत हुई मैंने बताया 483 ईसा पूर्व, तो अजातशत्रु के शासनकाल में हुई। इस वंश को पितृहंता वंश भी कहते हैं, हर्यक वंश को, क्योंकि सबने अपने अपने पिताओं की हत्या की है। बिंबिसार की हत्या अजातशत्रु ने की, अजातशत्रु की उदयन ने की। हर्यक वंश का अंतिम शासक, बहुत बार प्रश्न पूछा, उदयन का पुत्र नागदाशक था। ठीक है, बहुत बार प्रश्न आया है, तो इसको बिल्कुल इग्नोर ना करें। नागदाशक और उसके अमात्य शिशुनाग ने 412 ईसा पूर्व नागदाशक को, हाँ, जो उदयन का पुत्र था नागदाशक को, उसके अमात्य, मतलब अमात्य माने प्रधानमंत्री होता था। ठीक है।
उसके प्रधानमंत्री शिशुनाग ने 412 ईसा पूर्व अपदस्थ करके मगध पर शिशुनाग वंश की स्थापना की। मतलब पहला वंश था बृहदर्थ, दूसरा वंश था हर्यक, तीसरा वंश आ गया आपका शिशुनाग। ये क्रम वाइज भी आ सकता है कि मगध के राजवंशों को क्रम से लगाइए, या कौन सा वंश इसमें से ऐसा मिलान के लिए भी आ सकता है, तो क्रम याद होना चाहिए। बृहदर्थ, हर्यक, तीसरा वंश आ गया शिशुनाग। शिशुनाग नाम, राजा भी शिशुनाग है और वंश भी शिशुनाग है। शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर वैशाली बनाई। वेरी इंपॉर्टेंट, किस मगध शासक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर वैशाली बनाई? तो शिशुनाग। शिशुनाग का उत्तराधिकारी कालाशोक, इसके शासनकाल में द्वितीय बौद्ध संगीत हुई। इसने पुनः राजधानी को पाटलिपुत्र बनाया। शिशुनाग वंश का अंतिम राजा नंदिवर्धन था। ठीक है, नंद वंश का संस्थापक महापद्म। जो शिशुनाग के बाद जो वंश आता है वो नंद वंश आता है। ठीक है, शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था? नंदिवर्धन। नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद्मनंद। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? धनानंद। तो नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद्मनंद। नंद वंश का अंतिम शासक धनानंद। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। सिकंदर के शासन, इसकी समय आक्रमण हुआ, यह सिकंदर का समकालीन था। इसने चंद्रगुप्त मौर्य ने युद्ध में पराजित किया और मगध में एक नए राजवंश मौर्य वंश की स्थापना की। तो हम थोड़ा सिकंदर के आक्रमण को देख देते हैं। भारत में पहला यूनानी आक्रमण कहेंगे हम। तो सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व। सिकंदर के पिता नाम फिलिप। सिकंदर 359 ईसा पूर्व में मगध दुनिया का शासक बना। शायद 59 नहीं होना चाहिए, यहाँ पर 29 होना चाहिए। 29 में मगध दुनिया का शासक बना। उसकी हत्या 329 ईस्वी को कर दी गई। ठीक है, अब आता है सिकंदर के गुरु का नाम बहुत बार आया है, अरस्तु। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? वेरी इंपॉर्टेंट, लगा लेना इसको, 326 ईसा पूर्व। सिकंदर के सेनापति का नाम बहुत बार आया है, सेल्यूकस निकेटर। सिकंदर को पंजाब के शासक पोरस के साथ युद्ध करना पड़ा, जिसे हाई डेपियस के युद्ध या झेलम या बितस्ता का युद्ध कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना। पोरस और सिकंदर के बीच कौन सा युद्ध लड़ा गया? तो हाई डेपियस या झेलम या बितस्ता का युद्ध लड़ा गया। कब लड़ा गया? 326 ईसा पूर्व, जिसमें पोरस पराजित हुआ। सिकंदर की सेना ने ब्यास नदी के पश्चिम तट पर पहुंचकर उसे पार करने से इनकार कर दिया। सिकंदर ने भारत में फिर आक्रमण करने से कौन सी नदी पर आने से मना कर दिया? तो ब्यास नदी को पार करने से। सिकंदर स्थल मार्ग से 325 ईसा पूर्व भारत से लौटा। सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व बेबीलोन में 33 वर्ष की अवस्था में हुई। सिकंदर की में बहुत बार आया है कि कौन सी देश में हुआ? तो बेबीलोन, शायद इराक में पड़ता है। सिकंदर का जल सेनापति बहुत बार आया है, नियाकट्स। सिकंदर का प्रिय घोड़ा बोकेफला, इसी के नाम पर उसने झेलम नदी के बोकेफला नगर का स्थापना की। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट। अब मौर्य साम्राज्य है। मौर्य साम्राज्य को हम कल देखेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत प्रश्न आते हैं। चलो देखते हैं। मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने 345 ईसा पूर्व। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म हुआ यहाँ पर। ठीक है, हुआ। जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा। ये प्रश्न बहुत बार आया है कि चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस किसने कहा? तो जस्टिन ने, जिसकी पहचान विलियम जॉन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य से की। विशाख दत्त के मुद्रा राक्षस, बहुत बार आया है कि मुद्रा राक्षस की रचना किसने की? तो विशाख दत्त ने की। चंद्रगुप्त मौर्य के लिए ब्रिशल माने होता है निम्न कुल से उत्पन्न शब्द बताया। किसने चंद्रगुप्त मौर्य को निम्न कुल का बताया? तो मुद्रा राक्षस के रचयिता विशाख दत्त ने। धनानंद को हराने में चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त ने चंद्रगुप्त मौर्य की मदद की, जो बाद में चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री बना। चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री कौटिल्य बना, विष्णुगुप्त बना या चाणक्य बना। इसके द्वारा लिखित पुस्तक अर्थशास्त्र है, जिसका संबंध राजनीति से है। एक अर्थशास्त्र है जो विषय है अलग, जो धन से है या अर्थशास्त्र से है, लेकिन एक जो अर्थशास्त्र कौटिल्य ने लिखी वो राजनीति से संबंधित है। चंद्रगुप्त मगध की राजगद्दी पर 322 ईसा पूर्व बैठा। चंद्रगुप्त जैन धर्म का अनुयायी था। चंद्रगुप्त ने अपना अंतिम समय कर्नाटक के श्रवणबेलगोला नामक स्थान पर बिताया। चंद्रगुप्त 305 ईसा पूर्व सेल्यूकस निकेटर को हराया। चंद्रगुप्त ने 305 ईसा पूर्व सेल्यूकस निकेटर को हराया। ठीक है, तो कल हम यहाँ से आगे पढ़ेंगे। थोड़ा बहुत यदि आपके पास लूशन पड़ी है तो आप भी देखें और घर में मेहनत करें। तो कल फिर मौर्य काल को पढ़ेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।